नमस्ते और वेलकम टू एआई बुक वर्स, जहां एआई सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत भी करता है। आज हम श्रोता द्वारा साझा किए गए भूगोल स्रोतों पर बात करेंगे, खासकर अध्याय 2 पर। भारत के विविध भौतिक स्वरूपों की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद है भारत की मुख्य भौगोलिक संरचनाओं को, मतलब उनकी अहमियत को समझना। तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत जो हैं वो भारत को 6 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटते हैं। हम आज उनमें से कुछ सबसे दिलचस्प पर ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर के विशाल पर्वतों से। हिमालय। स्रोत बताते हैं कि ये समानांतर श्रृंखलाओं का एक तरह से जाल हैं, जैसे महान हिमालय, फिर शिवालिक वगैरह। इनकी लंबाई भी देखिए, पूर्व से पश्चिम करीब 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच। स्रोत इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य या पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक मजबूत और लंबी दीवार की तरह बताते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी दिशा भी बदलती है, मतलब उत्तर पश्चिम में NWSE, दार्जिलिंग सिक्किम में EW और फिर नागालैंड मणिपुर मिजोरम में NS। हाँ बिल्कुल, और ये दीवार वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और जलवायु की दृष्टि से भी उपमहाद्वीप को अलग करती है। और जैसा स्रोत कहते हैं, ये पर्वत भूगर्भीय रूप से काफी युवा हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से, और टेक्टोनिक शक्तियों से बने हैं, जो दिखाता है कि ये क्षेत्र कितना जियोलॉजिकली एक्टिव है। हाँ, ये जानना जरूरी है। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये भारत की सबसे पुरानी और, जैसा स्रोत कहते हैं, सबसे स्थिर भूमियों में से एक है ना? बिल्कुल, हिमालय की युवा और सक्रिय प्रकृति के एकदम विपरीत। इसका सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। हाँ, ये वहाँ के ज्यादातर नदियों के बहाव से पता चलता है। यहाँ कई पठार हैं, जैसे मालवा, रांची, कोयम्बटूर पठार, और यहाँ की विशेषताएं भी अनोखी हैं। टॉर्स, मतलब वो चट्टानी उभार, ब्लॉक पर्वत, रिफ्ट घाटियां, और वो क्वार्ट्जाइट डाइक भी, जो स्रोत के अनुसार पानी जमा करने के लिए प्राकृतिक स्थल बनाते हैं। और हाँ, उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी, वो प्रमुख है। बिल्कुल, और इस पठार की प्राचीनता और स्थिरता ही इसे खास बनाती है। वो काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं, वो कपास की खेती के लिए बेहद उपजाऊ और महत्वपूर्ण है। अच्छा। और वो क्वार्ट्जाइट डाइक जैसी संरचनाएं, हो सकता है वो उस जमाने में जल संरक्षण की किसी तकनीक का संकेत हो, प्राचीन इंजीनियरिंग शायद। दिलचस्प। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार की। स्रोत कहते हैं कि ये असल में मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। हाँ, एक एक्सटेंशन। माना जाता है कि जब हिमालय बन रहा था तब भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के बल के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक विशाल भ्रंश, मतलब फॉल्ट बन गया। एक बड़ा सा गैप। हाँ, और बाद में ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, मतलब सेडिमेंट्स से भर गया। आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार मुख्य ब्लॉक से अलग दिखते हैं। बिल्कुल। मेघालय पठार को भी 3 भागों में बांटा गया है: गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। और इनके नाम वहां रहने वाले जनजातीय समूहों पर आधारित हैं। हाँ, ये भी स्रोत बताते हैं। और ये क्षेत्र कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम जैसे खनिजों से भी समृद्ध है। पर यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। जैसा स्रोतों में इशारा है, एक तरफ तो ये क्षेत्र खनिज संसाधनों में इतना अमीर है, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून से इसे इतनी ज्यादा वर्षा मिलती है, दुनिया में सबसे ज्यादा। हाँ, चेरापूंजी, मौसनराम। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होता है? सतह का बहुत ज्यादा अपरदन, इरोजन। चेरापूंजी इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां स्थायी वनस्पति आवरण के बिना नग्न चट्टानी सतह दिखाई देती है। मिट्टी बह गई है पूरी तरह। ये एक तरह से प्रकृति की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों का एक साथ प्रदर्शन है। वाकई कमाल है। अच्छा, आप चलते हैं भारतीय मरुस्थल की ओर। थार, ये अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हाँ, रेगिस्तानी इलाका। यहाँ स्रोत बताते हैं ही लहरदार स्थलाकृति है, जिसमें अनुदैर्ध्य टीले यानी लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स और बरखान, वो अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं। वर्षा बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। हाँ। इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु और कम वनस्पति है। इसे मरुस्थली भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे आकर्षक बात जो स्रोतों में मिलती है वो ये कि माना जाता है कि मेसोजोइक युग के दौरान ये क्षेत्र समुद्र के नीचे था। हाँ, ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और इसके प्रमाण भी हैं।
जैसे आकल में वुड फॉसिल्स पार्क और जैसलमेर के पास ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप मिले हैं, जिनकी अनुमानित आयु करीब 180 मिलियन वर्ष है। 180 मिलियन? बाप रे। हाँ, तो आज का रेगिस्तान कभी समुद्र था। वैसे देखा जाए तो इसकी जो अंदरूनी चट्टान संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, लेकिन सतह की विशेषताएं वो अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के कारण बनी है। मतलब भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं ने इसे घड़ा है। मशरूम रॉक जैसी आकृतियां भी मिलती हैं। और नखलिस्तान यानी ओएसिस भी। हाँ, यहाँ की ज्यादातर नदियां अल्पकालिक हैं, मतलब बस मौसम में बहती हैं, जैसे लूनी नदी। वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है और बारिश कम, तो पानी की कमी वाला क्षेत्र है ये। और यहाँ की खारे पानी की झीलें, जिन्हें प्लाया कहते हैं, वो नमक प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हैं। ये भी शुष्क वातावरण में जीवन के अनुकूलन का एक और उदाहरण है। तो हमने देखा हिमालय की युवा सक्रियता से लेकर पठार की प्राचीन स्थिरता तक, फिर पूर्वोत्तर का वो खनिज और वर्षा वाला विरोधाभास, और रेगिस्तान का वो समुद्री अतीत से आज के सूखे तक का अनोखा सफर। ये विविधता ही तो है भारत की पहचान। बिल्कुल। और इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। ये हमें भारत की अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने में मदद करता है। सिर्फ परिदृश्य, जलवायु या संसाधनों की विविधता नहीं, बल्कि मानव जीवन और संस्कृति की भी। आते हैं श्रोताओं के लिए। सही। स्रोतों से हमें पता चला कि थार मरुस्थल लाखों साल पहले समुद्र के नीचे था। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज जो भूगर्भीय प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर जलवायु परिवर्तन, इनको देखते हुए भविष्य में भारत के परिदृश्य में, मतलब लैंडस्केप में, और कौन से नाटकीय परिवर्तन हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया एआई बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।